चलिए श्रृंखला के बढ़ाते हैं। देखिए तो काफ़ी कुछ कवर हो चुका है पीटी 365 का। 2-3 लेक्चर और लगेंगे। 2-3 लेक्चर में पूरी पूरी ये जो है आपकी पीटी 365 राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1-2 लेक्चर डाल लेंगे रिवीजन का। जो पूरा लेंथ देखे होंगे, मतलब पूरा लेक्चर देखे होंगे। हाँ देखो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ एक बार आप देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे तो आराम से चीज़ें जो है दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब कई बार दिमाग में आएगा ये तो सर हम तो अपने से भी पढ़ सकते हैं, तो ठीक बात है, आप अपने से पढ़ लीजिए। जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे ना, ऐसा होता है जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे आईएएस की, पहली बात लगेगा हम जब तक कोचिंग नहीं करेंगे तब तक कुछ हमारा होगा नहीं ज़िंदगी में। और फिर उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे क्या लगेगा, ये तो मैं अपने से पढ़ लूँगा, ये तो मैं फालतू में टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, ये तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। और धीरे धीरे क्या होता है हम रिदम तोड़ देते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि पता नहीं चलता हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बस केवल लग रहा है पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये सब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको और कुछ नहीं। तो आपको भी ऐसा लगेगा, इसलिए आराम से सुकून से शिद्दत से रिलैक्स होकर के एक एक सीरीज का जो है या तो वीडियो देख डालिए या तो अपना खुद से पढ़ डालिए। खुद से ना पढ़ने मन का तब देखिए, लेकिन देखिए तभी जब आपको फ़ायदा मिले, है ना। मेन मकसद क्या है, हेल्प करना। मेन मकसद ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप देखिए। ठीक है, शुरू करते हैं आर्टिकल को। कौन सा आज है, लोकपाल। क्या है, लोकपाल। चलिए सुर्खियों क्यों था, हाल ही में भारत के लोकपाल ने अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत एक इंक्वायरी विंग का गठन किया है। क्या गठन किया है, इंक्वायरी विंग का। अब सवाल यह आता है कि भाई लोकपाल हैं कौन। सर हमारे घर में बैठे हुए लोग हैं लोकपाल। ये ऐसे नहीं होते भाई। क्या होते हैं, स्थापना और उद्देश्य। देखिए यह भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। भ्रष्टाचार रोधी संस्था मतलब भ्रष्टाचार के अपोजिट में काम करने वाला है। इसे लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने तथा उन पर मुकदमा चलाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित किया गया है। किस पे, लोक सेवा की। बहुत आईएएस बनने का ख्वाब है ना, आईएएस पीसीएस कौन चलाएगा लोकपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम और द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग, सेकंड एआरसी, फर्स्ट एंड सेकंड एआरसी, बहुत सुना होगा ना, मेंस बहुत यूज होता है इसका। दोनों ने लोकपाल संस्था की स्थापना की क्या की थी, सिफारिश की थी। क्लियर बात। अच्छा, राज्य स्तर पर क्या होता है, एक केंद्र स्तर पर तो लोकपाल हो गया, राज्य स्तर पर कौन होता है, लोकायुक्त होता है। राज्य स्तर क्या होता है, लोकायुक्त होता है। इसकी संरचना सभी राज्यों में क्या होती है, एक समान नहीं है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकायुक्त का संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं, भाई नहीं है, याद रखिएगा। नहीं सोच रहे ऐसे कैसे होगा, सब जगह समान होना चाहिए, बस गलत मार दिए, हो गया काम। थोड़ी सी सोचने की गलती होती है और कुछ नहीं होता है। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, देखो लोकायुक्त नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, आमतौर पर संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श से। करता कौन है, राज्यपाल करता, ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा सर राज्यपाल कैसे हो जाएगा, ये तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, जबरदस्ती अपने सोच रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। उसके बाद अब सवाल आता है कि यार मौसम खराब कुछ ज़्यादा चल रहा गया, सॉरी। लोकपाल की संरचना क्या है, लोकपाल में क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं। ये कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान या भूतपूर्व भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, वर्तमान या भूतपूर्व, या सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश। और क्या होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ये सब बनेगा क्वेश्चन ना, तो मतलब गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलत किया तो समझ लिया आप कंपटीशन में बहुत दूर चले गए। क्यों, क्योंकि जो आपके बगल में बैठा हुआ खटाखट कर रहा है ऐसे क्वेश्चन सही। लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि को, याद रखिएगा 50% कितने कहाँ से होते हैं, न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं, मतलब कि जज होंगे, जुडिशरीज होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। सिंपल सी बात है, जब लोकायुक्त की बात हो रही है, राज्यपाल कर रहे हैं, तो लोकपाल की कौन करेगा या उनके सदस्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्लियर बात, एकदम धड़ाधड़ मतलब रटे रहिए, कैसे गलत होगा, नहीं गलत होना चाहिए। पता चले यही गलत करे पड़े हैं, लोकायुक्त लेखपाल क्वेश्चन, तो फिर तो काम हो चुका ना। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। कौन थे, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल 2019 में। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर वर्तमान के लोकपाल हैं। एएम खानविलकर जानते हैं, इनको नहीं जानते आप लोग, ऐसे कैसे हो सकता है, एएम खानविलकर ये तो मैंने पीसीएस में शायद पढ़ाया था। लोकपाल के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएंगी। ठीक बात है। उनका कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से कितना, 5 वर्ष या 70 वर्ष, याद रखिए 5 वर्ष 70 वर्ष, 3 वर्ष नहीं है। आप सोचा 3 वर्ष 5 वर्ष 70 वर्ष का भी कम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा।
5+70 एज है, ये क्या है, वर्ष है, दोनों में अंतर है, एक ही समझ बैठ रहे हैं सब, है ना। प्राप्त करना जो भी पहले हो का होता है, ठीक है। लोकपाल का अध्यक्ष सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल अध्यक्ष सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। पॉइंट ध्यान रखिएगा, लोकपाल का अध्यक्ष सदस्य फिर से नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ये सोचने का हल्के में ले रहे हैं ना, हल्के मत दीजिए इसको। हालांकि लोकपाल का कोई सदस्य लोकपाल का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा अगर कोई सदस्य है तो, फिर उसके बाद अगर उसको अध्यक्ष बनाया जाए तो आराम से बनाया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। यदि सदस्य के रूप में उसका कुल कार्यकाल 5 वर्ष अधिक नहीं हुआ है तो, ठीक है। अब बात करते हैं लोकपाल चयन की समिति की संरचना कौन कौन सी होती है। कौन होते हैं समिति में, सबसे पहले कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं सदस्य, ठीक है। लोकसभा में विपक्षी नेता कौन होते हैं, सदस्य। मतलब क्या, प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सीजीआई द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश सदस्य होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात विधिवेत्ता, किसके द्वारा नामित, राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखिएगा, सदस्य होते हैं ये कितने हो गए, 5 लोग हो गए ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि लोकपाल के 2 विंग हैं, 2 विंग में पंख, सर पंख होते हैं क्या लोकपाल के विंग है, ठीक है। क्या क्या होते हैं, उद्देश्य क्या, देखिए, किसी भी लोक सेवक द्वारा किए गए ऐसे कथित भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच करना, ठीक है। जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत क्या है, दंडनीय है, ठीक है। समय सीमा 60 दिनों के भीतर लोकपाल को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, कितने, 60 दिनों के भीतर लोकपाल की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है। संरचना, यह विंग लोकपाल के अधीन कार्यरत जांच निदेशक की अध्यक्षता में काम करेगी, जांच निदेशक की अध्यक्षता में काम करेगी, ठीक बात है। निदेशक को 3 पुलिस अधीक्षकों, एसपी सामान्य और एसपी आर्थिक व बैंकिंग, 3 एसपी रहेंगे, एक एसपी सामान्य, देखो एक सामान्य और एक आर्थिक और एक एसपी कौन रहेगा, साइबर, 3 एसपी रहेंगे, 3 पुलिस अधीक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। देख रहे हैं ना, मजाक बात नहीं है। ये कौन सा विंग चल रहा है, ये चल रहा है इंक्वायरी विंग, ठीक है। प्रत्येक एसपी को जांच अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा आगे सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। उसको बताया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किसके पास सिविल कोड की शक्तियाँ प्राप्त होगी, सिविल वाला, ध्यान रखिएगा। इंक्वायरी विंग में किस कौन सी शक्ति प्राप्त होती है, सिविल कोर्ट की, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात। टाइम कितना हुआ, 7 मिनट, स्पीड बढ़ा कर रखेंगे, अब थोड़ा तेज चलेंगे ना। अभियोजन विंग क्या करता है, ये मुकदमा चलाने में कम करेंगे ना, देखिए होता है, इसका अध्यक्ष का अभियोजन निदेशक होता है। यह विंग लोकपाल द्वारा किसी भी शिकायत पर लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाता है, मुकदमा चलाएगा। अभियोजन निदेशक विशेष न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला दायर करेगा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम PCA 1988 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के संबंध में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाएगा, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता लोकपाल की शक्तियाँ। लोकपाल की शक्तियाँ ये क्या है, सर इनके पास शक्ति होती है, बिल्कुल शक्ति होती है, देखिए कौन कौन होती है, थोड़ा मजे से सुनिएगा, जोश होना चाहिए। क्या होता है, लोकपाल द्वारा CBI सहित किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच के लिए प्रेषित मामलों के संबंध में उन एजेंसियों पर निगरानी रखना और उन्हें निर्देश देना। पहली चीज ये, किसी भी दस्तावेज, रिकॉर्ड या की तैयारी, संरक्षण का दायित्व संभालने वाले लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज की सुरक्षा, सार्वजनिक होने से रोकथाम के लिए उचित निर्देश जारी करना आदि, ठीक है। इससे भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रारंभिक जांच और अन्वेषण करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियां प्राप्त हैं, ध्यान रखिएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, ये पॉइंट रखिएगा। ऐसे मामलों में जहां निर्णय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले शामिल होते हैं, वहां लोकपाल किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए अंतिम अपीली प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, बस। अब क्या आते हैं लोकपाल को क्षेत्राधिकार, देख लिया भ्रष्टाचार के आरोप में क्या है, ये देखिए, भ्रष्टाचार आरोप की जांच करने का लोकपाल का क्षेत्राधिकार। अब लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या होता है, प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार, पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार में मंत्री या संसद सदस्य या ग्रुप ABCD के तहत केंद्र सरकार का अधिकारी, प्रधानमंत्री शामिल होंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे कभी लगेगा प्रधानमंत्री कैसे होंगे सर, ये तो खुद ही समिति में थे, ऐसे होंगे, नहीं, वो खुद भी इसके अंतर्गत आएंगे। और कौन, और कहाँ का क्षेत्राधिकारी है, किसी भी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक जो संसद के
अधिनियम द्वारा स्थापित हो या पूर्ण आंशिक रूप या संघ या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी संसाधन प्राप्त करता है। ये कुछ पॉइंट है, आराम से दिमाग में बैठा रखिए। अब क्या था, सुर्खियों में रहे कुछ महत्वपूर्ण संगठन। अब ये सुर्खियों में कौन कौन से महत्वपूर्ण संगठन रहे हैं, इसको जरा जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला देखिए एनसीबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। एनसीबीसी राज्य की ओबीसीज सूची की समीक्षा कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एनसीबीसी के बारे में पहले ही जान लीजिए क्या होता है। संवैधानिक निकाय है, पहले क्या है, संवैधानिक निकाय, ध्यान रखिएगा कैसे संवैधानिक है। 102 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 338B के तहत, ठीक है, संवैधानिक निकाय है। अब अगर ये आ जाए एनसीबीसी कौन सा निकाय है, तो यही गलत मत होइएगा। वहाँ पर आएगा वैधानिक है, सांविधिक है, ऐसा कुछ आएगा स्टेटमेंट में, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। ये कौन सा है, संवैधानिक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, अनुच्छेद 338B के तहत केंद्र और प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य है, पॉइंट ध्यान रखिए, अनिवार्य है कि वे ओबीसी के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर एनसीबीसी से क्या करें, परामर्श करें, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है, संरचना क्या है, संरचना ध्यान रखिएगा। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनकी सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, पॉइंट राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा। उनकी सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा, ऐसा नहीं कि संसद द्वारा है, संसद नहीं बीच में, ध्यान रखिएगा। शक्तियाँ कौन सी होती हैं, आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं। कौन सी न्यायालय, सिविल न्यायालय, याद रखिएगा, सिविल न्यायालय की पूरी शक्ति होती हैं। उसके बाद क्या है, एनसीबीसी के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। सर कुछ तो मजा वाला काम करते होंगे तभी तो नौकरी मिलेगी उसमें जाकर के, तभी मजा आएगा। अच्छा ऐसा है, नहीं। पिछड़े वर्गों के लिए रक्षा उपाय की जांच और निगरानी करना, ठीक है। पिछड़े वर्गों द्वारा अधिकारों से वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, ठीक है। ओबीसी के सामाजिक आर्थिक विकास पर सलाह देना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना, ठीक है। ओबीसी की उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्य करना जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्दिष्ट करे, ठीक है। पिछड़े वर्गों के लिए रक्षा उपायों के लागू करने के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सिफारिशें करना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं कि कौन से आर्टिकल पर। उसके बाद देखिए आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पॉइंट देखिएगा। हाल ही में क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NC-80 को सिविल या क्रिमिनल कोर्ट द्वारा जांच करने या कोई निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। सिविल या क्रिमिनल, ध्यान रखिएगा, किसको, NC-80 मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को, सिविल या क्रिमिनल दोनों, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देख लीजिए NC-80 बार जरा देख लीजिए क्या है। संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय किस आर्टिकल में, 338 के तहत, ठीक है। संरचना क्या, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष या एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, 3 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और जो है 3 अन्य सदस्य, ठीक है। ये कार्यकाल कितना होता है, ये 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। कितने समय के लिए, 3 वर्ष की अवधि के लिए, और 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। कार्य क्या होता है इनका, अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक, अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करना। अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के उपायों से वंचित करने के लिए, अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने वाली शिकायतों की जांच करना। ये कुछ पॉइंट रहे हैं अनुसूचित जाति इसके लिए, ठीक है। अब बात किस पर कर ली, यूपीएससी, ये तो आपका फेमस है, यूपीएससी आपने खूब पढ़ा भी होगा, बार बार पढ़ा होगा। सर हमको बचपन से यूपीएससी बारे में सोच ही रहे थे, क्या सोच रहे थे, यही कि एक दिन मैं आईएएस बन जाऊंगा, उसके बाद जो है खूब पैसा मिलेगा, और पैसा जो मिलेगा, पैसा खूब मिलेगा। किसने बताया था, जा करके सबको डराएंगे, धमकाएंगे, इसको उसको पकड़ेंगे। पता चला कि ख्वाब में आने के बाद कुछ हो ही नहीं रहा है। इतना पढ़ना बस पढ़ ही रहे हैं, केवल कुछ कर ही नहीं रहे हैं। खैर मुद्दा क्या है, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल को समाप्त होने से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। देख रहे हैं ना, ये कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूपीएससी के अध्यक्ष ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है। मतलब ऐसी स्थिति आ गई उसके सामने। अब क्या है, यूपीएससी के बारे में ज़रा देख लेते कुछ क्या है। अनुच्छेद 315 में, पॉइंट ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 315 के में यह उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग
और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें 316 में क्या है भाई, क्या है इसमें, यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति। हल्का मत लीजिएगा, संवैधानिक संस्था है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये सर अलग ही एज देते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष, भूल जाओ पहले, है ना, 6 वर्ष या 65, ध्यान रखिएगा। 665 ये कौन सा नियम है सर, ये मान लीजिए 65 मान लीजिए, ऐसे याद रखिए, पहले भूल भाल गया सब। नियुक्ति के लिए पात्रता देखिए क्या है। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्यों का अनुभव हो, कम से कम 10, तो आम चीज़ है ना। सेवानिवृत्त होने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन यानी रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब अगर वो सेवानिवृत्ति हो जाएगी तो वो फिर और कहीं पर जो है जॉब नहीं कर पाएंगे, कहीं पर रोजगार नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब पद से कैसे हटाए जाएंगे फिर, है ना, पद से हटाए जाना जरूरी है ना भाई, कैसे हटाए जाएंगे, देखिए कैसे हटाते हैं। पद हटाए जाने निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। कैसे होता है, यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया हो गए हैं, या यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य सवेतन नियोजन या रोजगार में संलग्न हो। ठीक है। यदि वह मानसिक या शारीरिक विकृति के कारण पद पर बने रहने के लिए अक्षम हो, सक्षम नहीं, अक्षम मतलब अयोग्य है। बस ये कुछ पॉइंट थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब कौन सा आर्टिकल है, टाइम क्या हुआ, अभी है टाइम। राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग हमने पढ़ा होगा, अब थोड़ा सा चर्चा कर, राज्य वित्त आयोग। चर्चा में क्या था, केरल में राज्य मंत्रिमंडल ने 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केरल बात हो रही है। राज्य वित्त आयोग है क्या, देखिए क्या है, संविधान के अनुच्छेद 243(1) राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक वित्त आयोग गठित करने का अधिकार देता है। कब, हर 5 साल में। अनुच्छेद 243(1) 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था, 77वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिए पॉइंट। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की क्या करता है, समीक्षा करता है। किसकी वित्तीय स्थिति, तो पता ही होगा, सिंपल सी बात है। साथ ही यह निम्नलिखित विषयों पर सिद्धांतों की सिफारिश भी करता है। क्या क्या, राज्य के निवल कर आय का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण। ठीक है, पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों, टोल प्रशुल्कों का निर्धारण। उसके बाद राज्य संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान, किसके, राज्य संचित निधि। एक केंद्र की संचित निधि होती है, एक राज्य होती है, इसकी बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है। ठीक है, अनुच्छेद 243(y), ये क्या है, अनुच्छेद 243(y), इसमें क्या है भाई, देखिए रहते हैं में, देखो अनुच्छेद 243(y) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं के लिए भी इसी तरह की सिफारिशें करेगा। किसके लिए, नगर पालिकाओं के लिए। सिंपल सी बात है, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये क्या है, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना। इसमें क्या है देखिए, हाल ही में CVC ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 23 मंत्रालय विभागों विभिन्न क्षेत्रों से सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त और निपटाई गई भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों की जानकारी प्रस्तुत की। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के बारे में क्या है, उत्पत्ति। यह CVC अधिनियम 2003 के तहत एक सांविधिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक नहीं है। अब ये स्टेटमेंट अगर आपके सामने आता है, स्टेटमेंट की संवैधानिक और सांविधिक कन्फ्यूजन, तो इसी ध्यान रखिएगा, आपको जो CVC है वो सांविधिक संवैधानिक नहीं है, पहली चीज़। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक बात है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पॉइंट ये ध्यान रखना है, इसे भ्रष्टाचार निवारण पर के संथानम समिति, इसके पहले भी चर्चा हुई थी, के संथानम समिति की, के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से स्थापित किया गया था। ठीक है, 1958 में इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। कौन सा दर्जा, वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, अब बात कर लें थोड़ा सदस्य के बारे में। सदस्य क्या है, 3 सदस्यीय निकाय, यह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त, देख रहे ना, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता, मतलब क्या हो गया, 3 सदस्य निकाय हो गए, 3 सदस्य हो गए। ठीक है, वैसे सिंपल ध्यान रखिएगा। नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। नियुक्ति क्या है, उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सांविधिक है फिर भी
इस समिति के में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष के रूप में, और कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं सदस्य के रूप में, और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। अब सोचिए किसको बनाया जाएगा? ये तो आप अपना समझदारी, आपको लगता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री एक दूसरे को उल्टा करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, ये सब तो बात की बात है। भूमिका एवं कार्य। केंद्रीय मंत्रालय, विभागों एवं संगठनों में सतर्कता संबंधी प्रशासन की निगरानी करता है। ठीक बात है, निगरानी करेंगे टार्च लेकर के। सर कुछ दिख नहीं रहा है, क्या आप बताएं? निगरानी करेंगे ना। विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों के लिए लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्रारंभिक जांच करेंगे। अच्छा, प्रारंभिक जांच करेंगे, ठीक है। भ्रष्टाचार संबंधित अपराधों आदि की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की कामकाज की देखरेख करता देगा ना, सीबीआई की देखरेख करेंगे। फिर तो सीबीआई, ऐसे थोड़े कमेंट आते हैं बढ़िया बढ़िया, है ना। उसके बाद देखिए, एक ये है, एक ये। अच्छा शायद इसके बाद खत्म हो गया क्या? देख लेते हैं इसको। एक आता है विधि आयोग, लॉ कमीशन। इसमें क्या है विधि आयोग में? जरा ये देखिए विधि आयोग में क्या क्या है। राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग का गठन की मंजूरी दे दी। कौन सा है? 23वें विधि आयोग का गठन 3 साल यानी 1 दिसंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के कार्यकाल के लिए किया गया है। ठीक है, ठीक है। 23वें विधि आयोग के बारे में बात करते हैं। 23वें विधि आयोग के बारे में क्या है? इसमें सौंपे गए कार्य कौन कौन से होते हैं? भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना। ठीक है। संरचना, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन एवं अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, कितने होते हैं इसमें? एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं और एक अतिरिक्त, मतलब 6 हो गए, है ना। गिनती आती शर्म को भी, आपको ही नहीं आती। गिन लेंगे हम इसी में। जरा देख लीजिए भारतीय विधि आयोग के बारे में। इतिहास कुछ लिखा गया? बिल्कुल लिखा गया सर। इतिहास तो रहे बिना इतिहास काम कैसे चलेगा? इतिहास, विधि आयोग गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। किस अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कब? 1834, 1900 नहीं, याद रखिएगा, 1834 में। इस आयोग के चार्टर एक्ट तहत दिए गए अधिकारों के आधार पर गठित किया गया। कब? 1833। आप तो अब याद रहेगा, 1833 1834। सर विधि आयोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैकाले याद रखिएगा। प्रकार, यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। गैर सांविधिक, सांविधिक नहीं, गैर सांविधिक, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका? समाज में न्याय सुनिश्चित करने तथा विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार हेतु सिफारिश करना। कानूनों में सुधार हेतु सिफारिश करना। ठीक है। कार्य क्या है? यह विधिक विषयों पर रिसर्च करता है और विचारार्थ विषयों के आधार पर सिफारिशें प्रदान करता है। ये कुछ रहे विधि आयोग के बारे में। अच्छा, अब किसके बारे में बात होगी? अब बात होगी नीति आयोग के बारे में। सर नीति आयोग ये कौन सा आयोग है? नीति मतलब नहीं तो पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने अपने स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई है। क्या बात सर, इस अपना वर्षगांठ मना रहे हैं। ठीक है, क्या देखिए उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। यह सरकार का एक थिंक टैंक है। सर टैंक के मार करने वाला है नहीं, थिंक टैंक। इसका गठन 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के जरिए किया गया था। इसका गठन योजना आयोग की जगह पर, रटे होंगे आप, बताने वाली बात ही नहीं है। संरचना क्या है इसकी? इसकी संरचना क्या है? कैसी संरचना है? ठोस है, द्रव है, ऐसी नहीं है ना। अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में अग्रसर शामिल कौन कौन से? नीति आयोग में कौन कौन होंगे? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री होंगे। सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों क्या होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और कौन? अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के कौन होंगे? उपराज्यपाल होंगे। कौन कौन? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। नीति आयोग के पदेन सदस्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है? विशेष आमंत्रित सदस्य आदि। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पदेन सदस्यों में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य शामिल होंगे। 4 4 4 4, याद रखिएगा। विशेष आमंत्रित सदस्यों में प्रधानमंत्री द्वारा नामित प्रासंगिक क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर। सर हम भी तो एक्सपर्ट है, 5 साल 6 साल 10 साल तैयारी कर रहे हैं। अच्छा आप एक्सपर्ट हैं तो अप्लाई करिएगा, देखिए क्या होता है ना। पता चला पुलिस ही नहीं सुन रहा है। दुनिया की बात छोड़िए, पुलिस जाकर कोई धरना दे दौड़ा करके इज्जत दे रहा है, ये सब तो बड़ी चीज़ हो गई ना। क्षेत्रीय परिषद ये क्या है?
इन देखिए रीजनल काउंसिल्स, इनका कम से कम एक से अधिक राज्य या किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आपात स्थितियों या आकस्मिकताओं का समाधान करना। ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, इस पद पर भारत सरकार के सचिव रैंक के एक अधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव, सर सचिव बैठेंगे उस पर, हम कहाँ बैठेंगे, पहले तो सिलेक्शन मिल जाए। सीईओ को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया था, एक निश्चित कार्यकाल के लिए, बाकी सब क्या अनिश्चित कार्यकाल के लिए होंगे सर, देखते रहिए आराम से, पढ़े होंगे हम सब खूब अच्छे से पढ़े होंगे। इसे मुख्य रूप से दो तरह के काम सौंपे गए। कौन कौन से काम? एसडीजी, देश में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने एवं उन्हें हासिल करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की निगरानी करना। अच्छा, ये बात है अच्छी। और क्या बात है? राज्यों एवं केंद्र प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है। ये भी नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट जारी करते हैं। कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं? देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स, और कौन सा? राष्ट्रीय बहुआयामी निरंतरता सूचकांक, सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन है, साथ ही है ना रिपोर्ट, निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आदि। ये कुछ रहे हैं आपके इधर के पॉइंट। और कुछ है क्या? एक पेज में शायद कुछ और है। ये देखिए, ये क्या है? यूपीयू, ये क्या सर? आईपीयू, यूपीयू, देख लीजिए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है ना, ये यूनिवर्सल है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, अभी हुआ क्या कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। क्या बात सर, इन्हीं की वर्षगांठ मना रहा है, अपना तो बर्थडे जा ही नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है कोई पूछ नहीं रहा है कब पैदा हुए। अरे पैदा हो गए तो बस, किसी दिन पैदा हो गए तो कोई पूछ नहीं रहा है उसको बस केवल हम जो संस्थाओं को रट रहे हैं। खैर देखिए, क्या उत्पत्ति बारे में बात कर लेते हैं ना। यह बर्न की संधि, बर्न जलना सन नहीं है, बर्न जगह का नाम है। यह बर्न की संधि द्वारा 9 अक्टूबर 1874 बड़ा पुराना है, को जनरल पोस्टल यूनियन के रूप में, जनरल पहले जनरल था, जीपीयू अब जीपीसी यूपीयू कर दिए गए, ध्यान रखिएगा। यूपीयू अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू के बाद दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संघ है। भाई साहब याद रखिएगा, पॉइंट यहीं से उठ जाएगा क्वेश्चन में कि यूपीयू जो है आईटीयू के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आईटीयू 1865 में स्थापित हुआ था। यूपीयू की स्थापना के अवसर पर प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड। सदस्य 192 देश, भारत इसके सबसे पुराने और सबसे सक्रिय सदस्यों में शामिल है। यूपीयू संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यूपीयू संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। खत्म हो गया शायद ये पॉइंट। उसके बाद शुरू होगा गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू, जो कि आज के लेक्चर में नहीं होगा। ये किस लेक्चर में होगा? ये कल वाले लेक्चर में होगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, शायद ये लास्ट होगा ना, तो बचा होगा जो थोड़ा मोड़ा, आप देख लीजिएगा उसको इंडेक्स में जा करके आराम से। पीटी 365 का राज्य व्यवस्था पहली बार जो है खत्म हुआ है मतलब कि लग करके पहली बार पढ़ाया गया इतना मन से, ठीक है। उम्मीद है कि अब बाकी और 365 जो है कवर हो जाएंगे। तो टॉपिक आगे हैं, आपको जो टॉपिक अच्छा लगे, मन करे देख लीजिए, नहीं देखना मन करे छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में